Hello everyone. We have here CSR नेट हेल्ड हुआ था फरवरी 2025 में, जो कि पार्ट बी का क्वेश्चन है और वो 3 मार्क्स के है। क्वेश्चन आईडी है 704121। क्वेश्चन गिवन है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट अंडर द change of independent variable given by s is equals to sx satisfying ds by dx at 0 is equals to 1। और फिर 4 ऑप्शन गिवन है, और चूँकि ये पार्ट बी का क्वेश्चन है तो इनमें से कोई एक ही ऑप्शन ट्रू होगा, तो इनमें से कौन से ऑप्शन ट्रू है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले तो हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्योंकि हमें यहाँ पर px का वैल्यू तो गिवन नहीं है, लेकिन हाँ जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें qx की वैल्यू e⁻²x मिल जाएगा। इसका एक शॉर्ट मैप ये है कि पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, उससे हमें qx की वैल्यू निकालनी है। qx की वैल्यू के थ्रू हमें s की वैल्यू निकलेगी, पहले s डैश की वैल्यू मिलेगी, फिर s की वैल्यू मिलेगी, और s की वैल्यू जब मिलेगी तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो ऑप्शंस है जिसमें s टर्म्स है उसको चेक कर सकते हैं, और आगे भी चेक कर सकते हैं कि कौन से कांस्टेंट आ रहे कौन से नहीं आ रहे एंड ऑल। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे ही हम इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, सो वी गॉट qx इक्वल्स टू e⁻²x। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जब हम चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करते हैं, तो अगर किसी को नहीं पता हो तो बता देते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मेट है जिसको हमें यूज़ करना है और उसी के थ्रू फिर आगे आंसर मिलेगा। तो ये फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले हमें ये इस फॉर्म में लिखना होता है। मतलब जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को s से रिप्लेस करते हैं, तो ये तो रिप्लेस तो हो रहा है, साथ ही साथ जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कोफिशिएंट था, जो वहाँ पर px गिवन था, वो भी रिप्लेस होगा। जो यहाँ पर ये गिवन था e⁻²x, वो भी रिप्लेस होगा। सॉरी, ये यहाँ पर x नहीं s हो जाएगा। सो लेट मी राइट इट एज दिस इज s। ओके, सो अब यहाँ पर जब ये रिप्लेस होगा, चूँकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इसमें टर्म्स में आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि कांस्टेंट कोफिशिएंट होना चाहिए, तो जब ये वाले जो टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम देखे जाए तो ये px आ रहा है, जब ये वाले टर्म जब रिप्लेस होंगे तो ये वाले टर्म कांस्टेंट बनेगा और ये भी टर्म कांस्टेंट बनेगा। ठीक है, तो चलो हम इसे मान लेते हैं, ये पूरे जो टर्म है ये कांस्टेंट c1 है और ये जो पूरा टर्म है ये कांस्टेंट c2 है। आई रिपीट, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कहाँ से आया, अगर आपको ये लग रहा है तो ये एक फॉर्मेट है जिसके जो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के केस में आता ही है। और आपको यहाँ पर जो s है ना, s, इसकी वैल्यू हमें निकालना पड़ता है पहले। तो उसको निकालने के लिए हमें इसे इस फॉर्म में पहले लिखना पड़ता है, और हमें पहले इसको कांस्टेंट मानना पड़ता है, फिर इसको भी कांस्टेंट मानना पड़ता है। और कांस्टेंट मानने के बाद देखिए यहाँ पर इसको कांस्टेंट मान के अगर हम इसको सॉल्व करने लगे ये पूरे इक्वेशन को, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमें px का कहीं ना कहीं वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये वाले को कांस्टेंट मान के भी हम s डैश की वैल्यू नहीं निकाल सकते, मतलब s की वैल्यू नहीं निकाल सकते।
लेकिन यहाँ पर चूँकि क्यू एक्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमें e⁻²x, इसलिए इसको कांस्टेंट मान के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हाँ हमें s की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमें s डैश की मिलेगी, फिर उसको इंटीग्रेट के s की मिल जाएगी। सो यहाँ पर क्यू एक्स बाय एस डैश का स्क्वायर हम e⁻²x बाई एस डैश का स्क्वायर लिख दिए, क्यू एक्स इज रिप्लेस बाई e⁻²x, ठीक है। और इसको चूँकि हमने ऑलरेडी C2 माना हुआ था तो ये इसको C2 मान लिए, लेकिन C2 को 1 भी लिख देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें बस इसको कोई भी कांस्टेंट लेना है इस चीज़ को, तो हम C2 को ले लिए 1। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमको ऑब्वियसली s की वैल्यू चाहिए, तो s डैश का स्क्वायर जो मिल रहा है e⁻²x, ठीक है। ये तो s की वैल्यू क्या होगी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, s की वैल्यू हो जाएगा e⁻x, ठीक है। जब s की वैल्यू e⁻x प्लस d मिल जा रहा है, फिर आगे क्या, आगे हम d को भी एज अपने मन से ज़ीरो मान सकते हैं। अगर ज़ीरो लेके ना भी चले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज़ीरो मान लेंगे तो फॉर इजी कैलकुलेशन। ओके, तो यहाँ पर हम d को ज़ीरो सपोज कर लिए, तो फिर हमें फाइनली s की वैल्यू तो मिल गया e⁻x, नो प्रॉब्लम। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ऑलरेडी दिया हुआ था ये वाला चीज़, कि ये जो दिया हुआ था कि हाँ ds/dx का एट पॉइंट 0 इज इक्वल्स टू 1, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। जब हम s को e⁻x मानेंगे तो ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। मतलब जब ये हम निकाले ये s को e⁻x, तो ये सेटिस्फाई भी कर रहा है कि हाँ ds/dx एट x इक्वल्स टू 0 जो है e⁻x का डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x एट 0, तो हमारे को वैल्यू 1 मिल रहा है हमें वैल्यू, ठीक है। अब आगे ये वाले टर्म्स को भी तो कांस्टेंट माने थे, यहाँ पर ये तो वही है s डबल डैश px s डैश बाई s डैश का स्क्वायर, ये वाले टर्म भी तो कांस्टेंट है, तो फिर यहाँ पर हम इसको कांस्टेंट माने, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 पे इसी से रिलेटेड दिया हुआ है। जब हम इसको C1 माने हुए थे, तो फिर जब जहाँ s है अब वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ s डैश है वहाँ s डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर तो s डबल डैश है, मतलब e की पावर x को अगर 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो e की पावर x ही आता है, तो यहाँ पर तो e⁻x ही लिख दिया। ओके, px तो हमें गिवन ही नहीं है, इसलिए px को एज इट इज़ px लिख दिए। ओके, s की वैल्यू e⁻x है ना, तो फिर उसकी एक सिंगल डिफ्रेंसिएशन में भी e⁻x ही आ गया। ओके, s डैश का डिफ्रेंसिएशन किया तो e⁻x का होल स्क्वायर s डैश का स्क्वायर आ गया, ठीक है, और इसको हम C1 मान लिए। ओके, यहाँ से e⁻x को e⁻x इंटू e⁻x लिख सकते हैं, और यहाँ से e⁻x को कॉमन लेकर के कैंसल आउट कर दिया, ठीक है। तो अब जो ये नीचे वाला e⁻x बचा था उसको ऊपर ले गए, और e⁻x हो गया मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस px इक्वल्स टू C1। देखो तो ऑप्शन 1 में क्या दिया हुआ है, सेम चीज़ दिया हुआ ऑप्शन 1 में वही दिया है ना कि हाँ e⁻x px प्लस 1 इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन ऑन आर, यहाँ पर भी हमें वही मिल गया ना, e⁻x 1 प्लस px इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फंक्शन। तो हाँ ऑप्शन 1 इज़ ट्रू। ओके, सो नाउ अब हम ऑप्शन आगे के देखते हैं क्या है। ऑप्शन 2 में क्या दिया हुआ, अच्छा यहाँ पर देखिए sx की वैल्यू क्या दिया हुआ है e⁻2x बाई 2, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि हमें अभी sx की वैल्यू क्या मिला e⁻x मिला है, तो ये तो गलत हो गया। ये ऑप्शन 1 तो हमारा ट्रू हो गया, और चूँकि पार्ट बी का क्वेश्चन था तो एक ही ऑप्शन में हम आगे बढ़ सकते हैं जब हमें फर्स्ट ऑप्शन ही ट्रू मिली है तो, लेकिन फर्दर अब और भी डिटेलिंग में देखते हैं कि आगे का ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो ये तो भाई कैंसिल हो गया क्योंकि हमें sx की वैल्यू e⁻x मिल रहा है। व्हाट अबाउट ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4, तो
नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन 2 में क्या है। देखिए ऑप्शन 2 में था e⁻⁻2x इंटू पी एक्स पूछ रहा था, e⁻⁻2x इंटू पी एक्स पूछ रहा है कि इसका क्या इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन है या नहीं है। तो ठीक है, चेक करते हैं। देखो यहाँ से पहले हमको पी एक्स की वैल्यू निकालना होगा, तभी तो उसको e⁻⁻2x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पी एक्स की वैल्यू जो निकाले, कैसे निकला, यहाँ दोनों साइड से हमने e⁻x को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला टर्म तो 1 हो गया, और यहाँ पर e⁻x से मल्टीप्लाई कर दिया तो c1 इंटू e⁻x हो गया, और फिर 1 को उस साइड ले गए तो -1 हो गया, तो px की वैल्यू तो निकल गया। अब px की वैल्यू में हमें और सेकेंड ऑप्शन में गिवन है e⁻⁻2x से जब वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बन रहा है, तो वहाँ पर देखना है। जब इसको हम मल्टीप्लाई किए तो हमें ये टर्म्स मिला, यहाँ पर भी e⁻⁻2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब -2x मल्टीप्लाई करेंगे तो -x ही रहेगा, तो यहाँ पर -x आ गया, और यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करा e⁻⁻2x से तो e⁻⁻2x आ गया। अब यहाँ पर ये इसको कह रहा था कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है यार में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये भी वेरिएबल है, तो कांस्टेंट फंक्शन तो है नहीं। तो ऑप्शन 2 इज़ नॉट ट्रू, है ना, दिस इज़ नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट, अब ऑप्शन 3 पे देखते हैं। वो तो हम ऑलरेडी पता ही है कि वहाँ ऑप्शन में था e⁻2x/2 था, जो कि गलत था, क्योंकि हमारा x की वैल्यू e⁻x है, तो वो ऑप्शन 3 तो कैंसिल हो गया, मतलब रॉन्ग है। अब ऑप्शन 4 पे देखते हैं। ऑप्शन 4 पे क्या पूछ रहा है, px इज टेंडिंग टू 1 एज x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, px का वैल्यू तो हमें यहाँ पर मिल ही चुका है, ये वाला px की वैल्यू है। ठीक है, अगर अब यहाँ पर एक कंडीशन हमें मिल रहा है कि अगर c1 0 होता है तब क्या, तब भी px क्या हो रहा है, -1 पे जा रहा है, 1 पे तो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो px इज टेंडिंग टू e⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻1 एज x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन इफ़ c1 इज इक्वल्स टू 0 देन तो ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और px टेंडिंग टू -1 हो जाएगा। लेकिन इफ़ c1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 देन ये वाले जो क्वांटिटी है वो इन्फिनिटी पे जाएगा। और ये इसमें एक केस और है कि नॉट इक्वल्स टू 0 एंड पॉजिटिव, जब c1 नॉट इक्वल्स टू 0 एंड c1 इज़ पॉजिटिव, तब ये तुम्हारा इन्फिनिटी पे जाएगा। लेकिन अगर c1 अगर निगेटिव हो गया तब ये px जो है वो -इन्फिनिटी पे जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में ये भी, इसमें से भी ऑप्शंस बना के दिया जा सकता था, लेकिन नहीं दिया गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि दे दे, तो इसीलिए इसको मैंने डिटेल्स में पूरा डिस्कशन किया हुआ है। और ये क्वेश्चंस तो यहाँ पर एंड हो गया है, लेकिन तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि ठीक है, ऑप्शन 1 इज़ ट्रू, ऑप्शन 2 इज़ फॉल्स, ऑप्शन 3 इज़ फॉल्स एंड ऑप्शन 4 इज़ ऑल्सो फॉल्स। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन बात ये है, जो हमें याद करने वाली बात है, वो ये कि ये याद रखने वाली बात है कि ये वाले चीज़ अगर याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बस हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब भी हम x को s से रिप्लेस करेंगे, तब कि कई जगह में x इज़ रिप्लेस बाय z ऐसे वेरिएबल चेंज कर देता है। ठीक है, तो जब भी रिप्लेस करेंगे तो ये वाली चीज़ कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ कांस्टेंट है होना चाहिए, लेकिन नहीं भी दिया रहे तब भी ध्यान में रखना है ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। और जैसे हम इसको कांस्टेंट मान के चलेंगे, हमको मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि हम s की वैल्यू निकाल दें, और जब s की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ पुट करके वैल्यू डालना है, तो ये ऑटोमेटिकली हमें ये कांस्टेंट मिल भी जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब दोनों कांस्टेंट हो जाएगा तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो फिर हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया, ये पी एक्स को एज इट इज़ छोड़ करके फिर वो आगे उस पर ही क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू आर डूइंग वेल।
बाय बाय।